Hello guys, welcome back on my YouTube channel Competition Creator. So in this video we are going to cover Unit 4 of Corporate Governance, which is Corporate Governance Regulatory Framework in India. Okay, तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें मोस्टली हम देखेंगे की कमेटीज़ क्या आती हैं जो कि हमारे इंडिया में बनी और उनकी क्या क्या रिकमेंडेशन रही है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आने के चांसेस 90% से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसको एक बार फिर अच्छे से करते हैं। इसमें पहले मैंने ओवरव्यू दे रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, बेसिकली हमें पता है ये सेट ऑफ रूल रहते हैं, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस जो इंश्योर करते हैं कंपनी को कि एथिकली मैनेज रहे और बैलेंस करके रहे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट में, किसी में कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंस था कि ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को और ट्रस्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और ये प्रोवाइड करता है फ्रॉड्स को, लाइक सत्यम स्कैंडल का जो फ्रॉड हुआ था उसमें क्या था, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी और बाद में तो किसी को ट्रस्ट रहा ही नहीं था क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड हुआ था बहुत सारा। ठीक है, ये शेप करा गया है भाई सेबी की कमेटीज़ ने, कंपनीज एक्ट ने और ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें देखते हैं इसकी अब क्या क्या की कमेटीज़ थी। इसकी की कमेटीज़ पे आते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कुमार मंगलम बिरला कमेटी। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करी गई थी फॉर सेबी के द्वारा। ठीक है, ताकि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड्स थे उनको इंडिया में लिस्टेड कंपनी के लिए ला सके। ठीक है, ये इंस्पायर्ड थी ग्लोबल कोड से, लाइक जो कैडबरी कोड जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर कराया है, तो उनके बेसिस पे आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, कैडबरी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी हैं कैडबरी कमेटी। ठीक है, अब इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी, इसका तो सबसे पहला रिकमेंडेशन था बोर्ड का कंपोजिशन कि कैसा होगा, बोर्ड में कितने लोग होंगे। ठीक है, इसमें तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो कि चेयर करेगा इस कमेटी को। ठीक है, इस बोर्ड को उसमें से 1/2 मतलब 1/2 जो लोग रहेंगे वो रहेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव चेयर करेंगे। ठीक है, ओवरसाइट करेंगे ताकि अनबाइसनेस रहे, कोई बाइसनेस ना हो पाए। उसके बाद आते हैं ऑडिट कमेटी, जिसमें मैंडेटरी था कि 3 से ज़्यादा डायरेक्टर रहेंगे, जिसमें से 2/3 जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। ठीक है, और ये चेयर करी जाएगी कमेटी बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ताकि वो ओवरसी कर सकें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। ठीक है, इसमें थे डिस्क्लोजर नॉर्म्स। इसमें डिस्क्लोजर नॉर्म्स में क्या था कि ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करनी थी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, जैसे कि साइट्स पे अवेलेबल कराना अपने एजीएम में की मीटिंग के बाद में, सब जितने भी रिपोर्ट्स थी उन्हें अवेलेबल कराना। और ताकि इसमें क्या था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और जो भी रिस्क हो ना वो प्रोटेक्ट हो सके इन्वेस्टर्स। उसके बाद था शेयर होल्डर्स का राइट, तो इसमें टाइमली इन्फॉर्म करना था और ग्रीवेंस रेड्रेसल करना था शेयर होल्डर्स का, ताकि उन्हें जैसे कि डिविडेंड इशूज़ वगैरह के से रिलेटेड जो भी इशूज़ थे वो टाइमली सॉल्व होने चाहिए। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट टू होल्ड अपहोल्ड द एथिक्स, मीन्स एथिक्स को उन्हें सबसे ऊपर रखना। उसके बाद में सेकंड पे आते हैं एन आर नारायण मूर्ति कमेटी, जो कि 2005 में आई थी। ये आई थी, ये कमेटी बनी थी सत्यम स्कैंडल और एरन के बाद में, एरन जो हमारा केस हुआ था। ठीक है, उसके बाद में स्कैंडल जो हुआ था, ताकि ये फोकस, और ये कमेटी फोकस कर रही थी ट्रांसपेरेंसी पर, अकाउंटेबिलिटी पर। इसके क्या की रोल थे इसमें, ऑडिट कमेटी का रोल था। ठीक है, जो एनहांस करेगी पावर रिव्यू करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स को और विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स को, है ना, और ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करेगी। ठीक है, विसिल ब्लोअर पॉलिसी क्या था, विसिल ब्लोअर पॉलिसी मैंने आपको आखिरी वीडियोस में कराया हुआ है। विसिल ब्लोअर पॉलिसी इसमें था मैंडेटरी मैकेनिज्म था एम्प्लॉयज़ के लिए रिपोर्ट फ्रॉड एनोनिमसली, मीन्स अगर वो चाहें तो एनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉड को, नेम्ड मैनर में भी कर सकते हैं, बता के कर सकते हैं। ठीक है, और ये विसिल ब्लोअर जो हो सकता है वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, मतलब एक्शन। उसके बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मतलब स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर रहते थे ऑडिट कमेटी। ठीक है, स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर रहेंगे और जो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल होगा ना वो ज़रूरी है ताकि इनसाइडर अब्यूज़ को रोक सके। इनसाइडर अब्यूज़ मतलब कोई पावर का मिसयूज़ कर रहा है थर्ड पार्टी कि से कोई भी ट्रांजेक्शन करनी थी उसमें। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बोर्ड जो होगा वो एक्सेस करेगा और डिस्क्लोज कर देगा अगर कोई भी उन्हें रिस्क मिलेगा, या तो फाइनेंशियल कि फाइनेंशियली कोई रिस्क दिख रहा होगा या ऑपरेशनली, तो वो उससे पहले ही बता देंगे। उसके बाद में इसका इम्पैक्ट क्या था, इसने क्या करा था, स्टैंडर्ड कर दिया था इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन, मतलब इन्वेस्टर की जो प्रोटेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। और ये मेड कर दिया था इसने, मतलब कि
जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो भी लिस्टेड नॉर्म्स थे ना, वो लिस्टेड कंपनियों के लिए मैंडेटरी कर दी थी, करना ही करना है, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। हम इसमें एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे टीसीएस ने विसल ब्लोअर पॉलिसी को 2005 के बाद में अपनी कंपनीज में अप्लाई कर दिया, ताकि वो इंटरनल फ्रॉड को बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ सके या रोक सके उसे। उसके बाद में आता है उद्धव कोटक कमेटी। ठीक है, ये बनाई गई थी ताकि ये एड्रेस कर सके कि जो भी मॉडर्न चैलेंजेस आ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जैसे कि प्रोमोटर डोमिनेंस हो रही है, ठीक है, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस के जो भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ में, ताकि वो अलाइन कर सके ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ। इसके भी बहुत की रिकमेंडेशन थी, जैसे कि 50% से ज़्यादा या 50% जो होगा वो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे। उसके बाद में एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर रहेगी। मीन्स अगर कोई भी कंपनी जो भी आती है टॉप 1000 कंपनीज में लिस्टेड है, तो उसमें क्या है, वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर इज मस्ट। ठीक है, उसका बोर्ड साइज क्या होना चाहिए, मिनिमम 6 डायरेक्टर रहेंगे जो टॉप 1000 कंपनीज हैं, ठीक है, फर्म्स हैं उनके लिए। और वो किसी ना किसी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए उनकी किसी ना किसी। इनके रोल्स जो रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे, लाइक चेयरपर्सन, सीईओ और एमडी के जो रहेंगे अलग अलग रोल्स रहेंगे, ताकि है ना अवॉइड होगा इससे कि पावर कंसंट्रेशन अवॉइड हो सके। अलग अलग रोल रहेंगे तो किसी के एक के हाथ में पावर कंसंट्रेट नहीं होगा। ऑडिट कमेटी करके स्कोप था, ये एक्सपेंड करती थी और रिव्यू करती थी हमारी साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को और ईसीजी के कंप्लायंस को। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। ये एनहेंस कर देता था ट्रांसपेरेंसी ऑन आरपीटीज, ठीक है, बोर्ड स्किल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में आता था हमारा सब्सिडरी परफॉर्मेंस की, सब्सिडरी भी अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद में स्टीवर्ड्स कोड, मीन्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू एक्टिवली इंगेज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लाइक वोटिंग में और मॉनिटरिंग में उन्हें एक्टिवली इंगेज रहना। इसका इम्पैक्ट क्या था कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस था वो एकदम मॉडर्नाइज हो चुका था, इंटीग्रेटेड ईएसजी हो गया था, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। उसके बाद में रिड्यूस हो गया था, प्रमोटर का जो भी कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने सेबी की एलओडीआर जो अमेंडमेंट थी उनको अडॉप्ट कर लिया था। एलओडीआर बेसिकली था लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। थर्ड कमेटी, थर्ड पे आते हैं हम इसमें कि क्या रेलिवेंट प्रोविजन थी कंपनीज एक्ट की, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 की। पहले देख लेते हैं बोर्ड का कंपोजिशन। जो इसमें दिया हुआ कि बोर्ड का कंपोजिशन जो रहेगा उसमें 1/3 जो रहेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है लिस्टेड कंपनियों के लिए, और एक एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इज मस्ट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दो टर्म तक ज़्यादा सर्व कर सकते हैं, 5 साल का ईच, मतलब 5 ईयर ईच का, इंश्योरिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव, ताकि फ्रेश पर्सपेक्टिव रह सके। जैसे कि टाटा स्टील का अगर हम करें, टाटा स्टील ने कंप्लाई करा था विद डाइवर्स बोर्ड रिक्वायरमेंट, मीन्स अलग अलग मतलब जैसे एक्सपर्टीज थी लोगों की बोर्ड्स में जो थे उनके साथ में। उसके बाद में आता है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के लिए क्या रहेगा, मैंडेटरी है कि लिस्टेड अगर कोई फर्म है, ठीक है, उसमें तो 3 होंगे या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रहेंगे, जिसमें से मेजोरिटी जो डायरेक्टर रहेंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। जैसे कि 3 डायरेक्टर हैं तो उसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, ताकि वो देख सकें जो भी फाइनेंशियल और ऑडिट्स हैं उनको ओवरसी कर सकें, और रिव्यू करेंगे वो लोग कंप्लेंट्स को, लाइक विसल ब्लोअर्स के, ठीक है। उसके बाद आता है सीएसआर कमेटी। ये सीएसआर कमेटी मैंडेटरी कमेटी थी जिनकी नेटवर्थ या तो 500 करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो उनके लिए, या टर्नओवर जिसका 1000 करोड़ हो या 1000 से ज़्यादा हो उसके लिए, या प्रॉफिट जिसका एक फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। सीएसआर कमेटी ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि 2% जो एवरी नेट प्रॉफिट रहेगा उनका वो ना सीएसआर का फंड देना पड़ेगा। 2% उन्हें उस पर ही स्पेंड करना पड़ेगा सी एस आर एक्टिविटीज़ पे, लाइक एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इसमें आप देख सकते हैं महिंद्रा ने जो फंड करा था वो रूरल एजुकेशन को करा था सी एस आर के थ्रू। विजिल मैकेनिज्म रहेगा, जैसे कि विजिल ब्लोअर पॉलिसी रहेगी, वो भी रिपोर्ट करने के लिए फ्रॉड्स को और प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट रिटेलिएशन। मीन्स अगर जैसे कि अगर मैं एक कंपनी में हूँ और मैंने अपने कॉलीग को के लिए विसल ब्लोअर कर दिया कि ये इंसान फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, तो मेरे को रिटेलिएशन 100% मिलेगा देखने के लिए कि मैंने इसको पकड़वाया, तो ये मेरे साथ ही और लोग भी रिटेलिएट कर रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा या कुछ भी, कोई भी रीज़न एक्स वाई जेड। तो ऐसी पॉलिसी बनाई जा सक बनाते हैं कि यानी जिससे ना रिटेलिएशन फेस ना करना पड़े विसल ब्लोअर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आरपीटी, ठीक है,
इसमें क्या रहेगा कि बोर्ड और शेयर होल्डर का जो अप्रूवल होगा और डिस्क्लोज करेगा फॉर आरपीटीज टू प्रिवेंट अब्यूज, मीन्स कोई भी अब्यूज ना हो सके, किसी कोई पावर का अब्यूज करके उसके साथ में कोई धोखाधड़ी ना कर सके, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए ये आरपीटीज एक्ट आया था, ठीक है। इसमें था पेनल्टीज, इसमें एक पेनल्टीज का वो डाला गया था। इसमें पेनल्टीज में क्या था, जैसे कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसे 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, मतलब जेल हो सकती है, और फाइन हो सकता है, और सब 25 करोड़ तक का, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम सेबी की एलओडीआर रेवोल्यूशन पर, जो कि फोकस करती है हमारे मेनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, ठीक है। इसमें क्या था, इसकी जो रिकमेंडेशन थी या इसकी रेगुलेशन हम अगर कहेंगे तो इसमें था बोर्ड कंपोजिशन, जैसे कि हमारा उसमें कंपनी एक्ट में भी था बोर्ड कंपोजिशन, तो इसमें भी करता था। इसमें था ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, और एटलीस्ट 1/3 या उससे ज़्यादा हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और ये जो भी चेयर करेगा इसको बोर्ड कंपोजिशन को, वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा, ठीक है। और या फिर इसमें ये हो सकता था, अगर 1/3 नहीं था तो इसमें हाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होने चाहिए जो चेयर करेंगे, और वन वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो था, जैसे कि सेम था उस भी हमारे कंपनी एक्ट में, यहाँ भी टॉप 1000 फर्म में वो मस्ट है। और मैक्सिमम 7 डायरेक्टरशिप हो सकती है इन लिस्टेड कंपनी टू इंश्योर फोकस को बनाए रखने के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आगे बोर्ड मीटिंग्स पर। 1 साल में 4 या 4 से ज़्यादा बोर्ड मीटिंग करानी है, जिसमें कि मिनिमम मैक्सिमम गैप रहेगा 4 महीने का, मीन्स 120 डेज का। और कोरम जो रहेगा उसमें कोरम में इंक्लूड रहेगा, मीन्स अगर कोई भी हमारी मीटिंग हो रही है उसे वैलिड मीटिंग कहने के लिए हमारा कोरम होता है। तो कोरम में क्या है, इसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब हर मीटिंग में एक ना एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में एनुअल परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन होगा बोर्ड का और डायरेक्टर का, कि उनकी किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद में आता है ऑडिट कमेटी, इसमें तो 3 डायरेक्टर होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे, जिसमें से कि 2/3 जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, ठीक है। ये चेयर भी कमेटी करी जाएगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा, जिसकी फाइनेंस में एक्सपर्टीज हो, ताकि वो रिव्यू कर सके फाइनेंशियल्स को, ऑडिट्स को, और आर्टिफिटीज को, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को, और विसल ब्लो की कंप्लेंट्स को। उसके बाद में आ जाती है हमारी रेमुनरेशन और नॉमिनेशन कमेटी, जिसमें था 3 या 3 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे, और 1/2 जो रहेगा उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और इस कमेटी को जो चेयर करने वाले थे वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिकमेंडेशन करेंगे डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, उनके रेमुनरेशन के लिए, या सक्सेशन प्लान को, कि आगे जाके कौन, जैसे कि सीईओ को लाना है न्यू सीईओ को, तो कौन न्यू सीईओ बनने के लायक है हमारी कंपनी में, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन देंगे। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी थी इसमें, जो कि चेयर करता था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ताकि वो एड्रेस कर सके सभी शेयर होल्डर्स के ग्रीवियंस को, लाइक डिविडेंड से रिलेटेड हो गया या कोई और प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, मैंडेटरी थी ये टॉप 1000 फर्म के लिए, कि उन्हें बनानी ही बनानी है। मेजोरिटी डायरेक्टर्स रहेंगे इसमें, जिसमें से कि एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना जरूरी है। ये आइडेंटिफाई करता था फाइनेंशियल और साइबर और ऑपरेशनल रिस्क। विजिल मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। आरपीटीज, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर के लिए, ताकि मटेरियल्स वगैरह जो होगा ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का, वो 10% से ज़्यादा रहे रेवेन्यू से। और ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर रहना चाहिए, ताकि अब्यूज़ ऑफ पावर को हम रोक सकें। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ मटेरियल इवेंट, लाइक मर्जर के मर्जर्स हो रहा है या कोई फ्रॉड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंजेस में, उसको टाइमली बताना। स्टीवर्डशिप बोर्ड जो था, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो था, वो मॉनिटर करेगा, वोट करेगा, और एक्टिवली इंगेज रहेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में थ्रू एजीएम से, लाइक वहाँ पर वोटिंग होती है तो वहाँ पर वोटिंग में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे, मतलब एक्टिव रहेंगे इस तरह से, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।